हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि एग्ज़ाम से पहले हम एक पूरा टेस्ट लेंगे जिससे आपको ये क्लियर होगा कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल तक हो चुकी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और पूरा हम यहाँ पर क्वेश्चन पेपर लगाएंगे एक, जिससे कि आप खुद को जांच पाएंगे। एंड टाइम पर ये बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध होगा फ्रेंड्स। तो आप जानते ही हैं पेपर आपका आएगा 150 मार्क्स का, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ये पूरा सेट लगा लेते हैं हम। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने जो कि सीडीपी का है, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का। तो क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही सबसे उपयुक्त विकल्प आपको चुनना है। पहला क्वेश्चन है, आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यानी कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के बारे में कौन सा एक स्टेटमेंट आपका सही है, ये पूछा है। पहला स्टेटमेंट है, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। दूसरा है, सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित होती है। जीनों यानी कि जो जीन होते हैं, ठीक है, जीन्स जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं। तीसरा है, अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। और चौथा है, पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आपको बताना है कि आनुवंशिकता और पर्यावरण से रिलेटेड कौन सा कथन यहाँ पर सही है। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 1 होगा कि विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य जो हैं पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। यानी कि जो विकास के हमारे जो आनुवंशिकता और पर्यावरण के बारे में सही है वो यही है कि विकास के कुछ पहलू और विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता से और कुछ पर्यावरण से प्रभावित होते हैं। यानी कि सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट आर इन्फ्लुएंस्ड मोर बाय हेरिडिटी एंड अदर मोर बाय एनवायरनमेंट, ठीक है। यानी कि दोनों इक्वल होते हैं, आनुवंशिकता भी और पर्यावरण भी बच्चे के विकास में। तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अभी हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमको पूरा सेट लगाना है, ठीक है। और आप लोग अब खुद को जांच सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल तक हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। नॉट पूछा है, ठीक है, कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू पियाजेस थियोरी। पहला है, विकास गुणात्मक चरणों में होता है। ये तो सही है। जीन पियाजे कहते हैं ना कि जो डेवलपमेंट है वो अलग अलग चरणों में होता है, और उन्होंने 4 चरण बताए भी हैं। कौन कौन से बताए हैं, SPCF। अब आप लोग याद कीजिए, ठीक है। अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। SPCF यानी कि सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। इसकी ट्रिक मैंने आपको याद कराई थी। तो वो बताते हैं कि विकास इन 4 चरणों में होता है, ये ठीक है। दूसरा है, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। जी हाँ, ऐसा भी पियाजे कहते हैं। तीसरा है, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। और चौथा है, बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। तो देखिए, किस चीज़ के बारे में जीन पियाजे नहीं कहते हैं। तो जीन पियाजे ये नहीं कहते हैं कि निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, यानी कि लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस, ऐसा वो नहीं कहते हैं। वो कहते हैं कि जो अधिगम होता है वो एज पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ेगी, जैसे जैसे आयु बढ़ेगी, वैसे वैसे अधिगम की प्रक्रिया उसमें खुद ही डेवलप होने लगेगी। वो ऐसा कहते हैं, वो निरंतर अभ्यास की बात नहीं करते हैं, ठीक है। बाकी बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, जीन पियाजे ने ऐसा कहा है। लेकिन पर्यावरण के बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका किसकी है, लेव वाइगोत्स्की की है, और सेकंड नंबर पर पियाजे की है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। नॉट। पहला है, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। दूसरा है, प्रतीकात्मक विचार का विकास। तीसरा है, अहमन्यता। और चौथा है, अनुत्क्रमणीयता, यानी कि टेंडेंसी टू कॉन्सेंट्रेट, डेवलपमेंट ऑफ द सिम्बॉलिक थॉट। एंड तीसरा है, ईगोसेंट्रिज्म। और चौथा है, इरिवर्सिबिलिटी। तो आपसे पूछा है, ये जो आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज के लिए कौन सा एक कथन इनमें से सही नहीं है पूछा है, ठीक है, नॉट। तो कौन सा सही नहीं है, तो देखिए, कॉन्सेंट्रेट की टेंडेंसी होती है पूर्व संक्रियात्मक में, ईगोसेंट्रिज्म भी होता है और इरिवर्सिबिलिटी भी होती है। तो कौन सी नहीं होती है ये पूछा है। तो हमारा क्या नहीं होगा, डेवलपमेंट ऑफ द सिम्बॉलिक थॉट, ठीक है। तो प्रतीकात्मक विचार का विकास ये नहीं होता है, इसलिए ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डैश के अलावा, ठीक है, यानी कि कौन सा नहीं निभाता है ये पूछना चाह रहा है। पहला है, वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। जी हाँ, ये तो सही है। दूसरा है, उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करते हैं। ठीक है, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है।
और चौथा है वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। ये भी सही है, क्योंकि यहाँ पर खेलों की बात हो रही है तो खेलों से ये 3 चीज़ें तो होंगी ही, लेकिन ये जो है ना कि यह समय बिताने का सुखद तरीका है, यानी कि इट इज़ जस्ट अ प्लेजेंट वे टू स्पेंड टाइम, ये इसका राइट आंसर नहीं होगा। यानी कि ये इसके लिए पॉजिटिव टर्म नहीं होगा। और क्वेश्चन में नेगेटिव चीज़ पूछी है कि डैश के अलावा, यानी कि एक्सेप्ट, किस चीज़ को छोड़ते हुए ये होगा पूछा है, तो इसको छोड़ते हुए ये होगा, यानी कि जो खेलकूद होते हैं वो इसलिए नहीं होते हैं कि समय बिता सके बच्चे, ठीक है। समय बिताने के लिए तो और भी अन्य प्रैक्टिसेस, एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। तो थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है, बताइए। यानी कि ऐसा कौन सा प्रश्न है जिसमें बच्चे क्या करेंगे, क्रिटिकली थिंकिंग करेंगे। पहला है क्या आप इसका उत्तर जानते हैं, दूसरा है सही जवाब क्या है, तीसरा है क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं, और चौथा है विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। अब यहाँ पर कहना क्या चाह रहा है, ये 4 क्वेश्चन बच्चे से पूछे हैं उसने, आपसे ये क्वेश्चन करा है कि इन 4 क्वेश्चन में से कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जिसका आंसर देने के लिए बच्चे क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा गंभीर रूप से सोचेंगे। तो कौन से क्वेश्चन में ऐसा होगा ये पूछा है। तो देखिए ये जो 4th क्वेश्चन है ना, ये इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो ऊपर के 3 क्वेश्चन हैं ये तो सिंपल से क्वेश्चन है। जैसे आपने बच्चे से पूछा कि क्या आप इसका उत्तर जानते हैं, तो बच्चा यस और नो में आंसर कर देगा, खत्म। दूसरा है इसका सही जवाब क्या है, वो डायरेक्टली आंसर दे देगा। तीसरा है क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं, वो यस और नो में आंसर कर देगा। लेकिन जो 4th ऑप्शन है इसका आंसर करने के लिए बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा सोचना पड़ेगा, अपना दिमाग यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है कि विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं, यानी कि डिफरेंट वेज में हम किसी क्वेश्चन को कैसे हल कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन अगर आप बच्चे से पूछ रहे हैं, दैट मीन्स वहाँ पर बच्चे को क्रिटिकल थिंकिंग करनी पड़ेगी। तो इसीलिए 4th ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन का। पहला है करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। दूसरा है थीमेटिक इकाइयाँ, नियमित इकाई परीक्षण, रैंकिंग। तीसरा है व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूह बनाना और छात्रों की लेबलिंग। और चौथा है परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना और रैंकिंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि जो प्रगतिशील शिक्षा होती है उसका सबसे अच्छा वर्णन इसी से होता है। सबसे पहले करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, जब बच्चे खुद से करते हैं किसी चीज़ को। परियोजना विधि यानी कि प्रोजेक्ट मेथड, जब आप बच्चों को प्रोजेक्ट वर्क देते हैं करने के लिए। और सहयोग से सीखना यानी कि कोऑपरेटिव लर्निंग, जब क्लासरूम में बच्चे एक दूसरे की हेल्प करके चीज़ों को सीखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कोऑपरेटिव लर्निंग। तो ये तीनों चीज़ें क्या हैं, प्रोग्रेसिव एजुकेशन का वर्णन करती हैं। तो इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है। पहला है स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। दूसरा है स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभवों से खुद सीखेंगे। तीसरा है स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। और चौथा है जीवन सच्चा शिक्षक है। तो बताइए, क्वेश्चन पूछा है प्रगतिशील शिक्षा के बारे में कि ऐसा कहाँ पर आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है। कौन से सेंटेंस में आपको ये लग रहा है, हमें लग रहा है ऑप्शन 3 में कि स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे, यानी कि एजुकेशन इज स्कूल्स शुड रिफ्लेक्ट द सोशल एंड नेचुरल वर्ल्ड। ठीक है, तो 3rd ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। पहला है उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। दूसरा है इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। तीसरा है यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। और चौथा ऑप्शन है उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच में एक सहयोग का समर्थन किया है। आप जानते ही हैं उन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था जिसमें उन्होंने संज्ञान की भी बात करी थी। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है, यानी कि
द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट रेफर्स टू। आपको याद होगा मैंने आपको थ्योरी में ये सारा कुछ ऑलरेडी करवा दिया है, ठीक है। अभी तक की जो हमारी प्रीवियस ईयर की सीरीज चली थी वहाँ पर हम इससे भी ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चंस को समझ रहे थे। अभी बस आपका क्विक रिवीजन मैं करवाना चाह रही हूँ ताकि आपको पता चल सके आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक हुई है। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी कि ZPD, इसकी बात कौन करते हैं, इसकी बात वाइगोत्स्की करते हैं। तो ये क्या संदर्भित करता है, आपसे ये पूछा है। पहला है उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है। दूसरा है उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। तीसरा है एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। और चौथा है उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। तो देखिए ये जो आपका निकटवर्ती विकास का क्षेत्र है ना, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये एक ऐसे संदर्भ को इंगित करता है जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। यानी कि जब बच्चों को आप हेल्प दे रहे हैं, थोड़ा बहुत वो काम, थोड़ा तो वो काम कर सकते हैं और थोड़ा आप उनको हेल्प दे रहे हैं, तो वो जो क्षेत्र होता है ना जिसमें वो काम कर सकता है, दैट इज कॉल्ड ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक उभयलिंगी व्यक्ति यानी कि एंड्रोजिनस पर्सनैलिटी, पहला है स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है। दूसरा है उनमें आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। तीसरा है इनमें दृढ़ और अहंकारी होने की आदत होती है। और चौथा है समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है। तो आप जानते ही हैं उभयलिंगी व्यक्तित्व मतलब क्या होता है। उभयलिंगी व्यक्तित्व में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है, जिसे हम कहते हैं थर्ड जेंडर, ठीक है। थर्ड जेंडर आपने नाम सुना ही होगा। तो इसमें क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों के थोड़े बहुत लक्षण पाए जाते हैं, तो इसीलिए सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चे डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। किस चीज़ को छोड़ करके? पहला है मीडिया, दूसरा है सामाजिकरण, तीसरा है संस्कृति और चौथा है ट्यूशन। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं किस चीज़ को छोड़ करके, सिर्फ ट्यूशन को छोड़ करके ये सारी चीज़ें हैं। यानी कि ट्यूशन में वो लिंग भूमिकाएं ग्रहण नहीं करता क्योंकि ट्यूशन में वो सिर्फ पढ़ाई करने जाता है। लेकिन जब वो मीडिया यानी कि टीवी में कोई सीरियल वगैरह देखता है या फिर समाज में जाता है, जब उसका सोशलाइजेशन होता है, और जो कल्चर है, ये तीनों क्या करते हैं, इनमें उसके लिंग भूमिकाएं वो ग्रहण करता है, ठीक है। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें वो सीखता है। तो इसीलिए किसको छोड़कर आपसे पूछा है, तो ट्यूशन को छोड़कर, इसीलिए फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि कौन सी है, ये आपसे पूछा है। पहला है वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। दूसरा है उनकी भाषा को समझना मुश्किल है। तीसरा है परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते। और चौथा है वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं। तो बताइए, आपसे पूछा है मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक कौन सा है, तो उसमें से है ये वाला कि वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसीलिए वो क्या हैं, पक्षपाती हैं, यानी कि वो क्या हैं, बायस्ड हैं। इसीलिए हम कहते हैं जो मानकीकृत परीक्षण होते हैं ना फ्रेंड्स, वो अच्छे नहीं माने जाते हैं क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं पक्षपात वाली संभावनाएं हो जाती हैं। तो इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एकाधिक बुद्धिमानी, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस सेज टू, यानी कि एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि, एकाधिक बुद्धिमानी मतलब एक से अधिक, यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस, ठीक है। बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है, बुद्धि कई प्रकार की होती है, पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है और प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। तो ये जो हमारा मल्टीपल इंटेलिजेंस है ना, ये कहता है कि बुद्धि कई प्रकार की होती है, जैसे कि नाम से ही क्लियर है, मल्टीपल इंटेलिजेंस, एक से ज़्यादा इंटेलिजेंस, मतलब बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। इंटेलिजेंस कैन बी ऑफ सेवरल काइंड्स। अब ये जो मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी है ना, ये किसने दी थी, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा हुआ है, तो याद रखिएगा मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी हार्वर्ड गार्डनर ने दी थी और उन्होंने बुद्धि के 8 प्रकार बताए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं, यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग दोनों का उपयोग कर सकते हैं। किस चीज़ के लिए, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने के लिए,
बच्चे की सीखने की ज़रूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में। तीसरा है आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में। और चौथा है बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में। तो आपको बताना है असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग किस चीज़ के लिए बेहतर है। तो देखिए ये हमारा बेहतर होता है बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने के लिए, यानी कि चिल्ड्रन की जो यानी कि बच्चों की जो प्रोग्रेस है और उन्होंने जो अचीव किया है, यानी कि प्रोग्रेस और अचीवमेंट, इन दोनों के लिए असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, जो डिटेल वाली क्लासेस हैं वो सब मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या होता है? CCE, ठीक है। ये मैंने डिटेल में आपको पढ़ाया था ना, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो इसमें से कौन सा उससे संबंधित नहीं है पूछा है। पहला है इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। दूसरा है यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। तीसरा है यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चों की उपलब्धि पर केंद्रित होता है। और चौथा ऑप्शन है यह बच्चों को धीमे, खराब और बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। यही यहाँ पर नहीं होता है और यही इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में नॉट यानी कि नहीं पूछा गया है। क्योंकि जो CCE होता है वो ये काम नहीं करता है कि बच्चों में वो लेबलिंग कर देगा या फिर बच्चे स्लो हैं या पुअर हैं, ऐसे उनको सेपरेट करेगा। ये काम CCE में नहीं किया जाता है, इसीलिए यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में प्रतिभाशालिता डैश के कारण हो सकती है। यानी कि जो गिफ्टेडनेस होती है बच्चे में, आपने देखा होगा कुछ बच्चे गिफ्टेड होते हैं, हम कहते हैं ना गिफ्टेड बच्चा है, बस एक बार उसे पढ़ा दो उसे सब कुछ समझ में आ जाता है। तो ये किसके कारण हो सकता है ये पूछा है। रीज़न क्या हो सकते हैं? पहला है आनुवंशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया। दूसरा है एक संसाधन समृद्ध वातावरण। तीसरा है सफल माता पिता। और चौथा है एक अनुशासित दिनचर्या। तो देखिए बच्चे में जो प्रतिभाशालिता होती है हम कहते हैं कि वो आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया है, यानी कि इट इज़ एन इंटरप्ले बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन 1 इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है, जो क्या करता है? पहला है उसे अच्छा व्यवहार सिखाता है। दूसरा है उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। तीसरा है उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वे मुख्य धारा की भाषा सीख सकें। और चौथा है बच्चों की उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है। तो बताइए कि जो सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से जो बच्चे आते हैं, कक्षा के माहौल की आवश्यकता कैसी होती है, क्यों होती है, ये आपसे पूछा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देती है और उनका उपयोग भी करती है, यानी कि वैल्यूज एंड यूजेस देयर कल्चर एंड लिंग्विस्टिक नॉलेज। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। द इंटरवेंशन नीडेड फॉर क्रिएटिव एंड टैलेंटेड चिल्ड्रन इन द क्लासरूम रेस्ट्स ऑन। पहला है शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर निर्भर करता है, या फिर उनके अतिरिक्त समय दिए जाने पर, या फिर उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर, या फिर उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर। बताइए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कि कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? पहला है एक कार्य को छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना। दूसरा है अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश। तीसरा है उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश। और चौथा है बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, यानी कि डांट देना। तो कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है पूछा है, तो यही तरीका हमारा उपयुक्त नहीं होगा कि बेचैन होने पर आप उन्हें क्या कर रहे हैं? डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं।
ऐसी चीज़ें नहीं करनी है, इसीलिए यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो, किन बच्चों की पहचान करते हैं अलग अलग पैटर्न वाले? पहला है जो विकलांग हैं, या फिर जो डिस्लेक्सिक हैं, या जो सृजनात्मक हैं, या जो प्रत्यास्थी हैं। बताइए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जो बच्चे क्रिएटिव हैं, यानी कि जो बच्चे सृजनात्मक हैं। अलग अलग सोच वाले पैटर्न मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग। मैंने आपको पढ़ाया था ना, डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है? जब ऐसी थिंकिंग जहाँ पर बच्चा किसी काम को अलग अलग तरीके से सोचता है, अलग अलग दिशाओं में। जैसे अगर आप उसे कोई एक प्रॉब्लम देंगे तो उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए वो अलग अलग डायरेक्शन में सोचेगा, सिर्फ एक तरीका नहीं बल्कि मल्टीपल तरीके खोजने की कोशिश करेगा। और ऐसे बच्चे कौन होते हैं? ऐसे बच्चे होते हैं क्रिएटिव बच्चे, यानी कि सृजनात्मक बच्चे। तो बस इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहूँगी। एग्ज़ाम आपका नज़दीक है, आप जानते ही हैं, और लास्ट टाइम पर आप टैग वर्ड्स ज़रूर देख के जाइएगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स टैग वर्ड्स को देख चुके हैं, 2 लाख प्लस स्टूडेंट्स ने उन वीडियोस को देखकर बहुत फ़ायदा ले लिया है, और आप लोग भी ले लीजिए जल्दी से। और इनकी जो PDF है हर सब्जेक्ट के टैग वर्ड की, वो मैंने अपने टेलीग्राम पर शेयर करी हैं। आप लोग टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर आप टेलीग्राम पे टैग वर्ड की PDF डाउनलोड करें और उनको ज़रूर एक बार देख लें। साथ ही साथ आप वीडियोज़ भी देख लीजिएगा, ज़्यादा बड़ी नहीं है, 15-20 मिनट की होंगी। वहाँ से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि पेडागोजी वाला पोर्शन आपने कैसे सॉल्व करना है वो मैंने उन वीडियोस में आपको समझाया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता है? पहला है किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना। दूसरा है कुछ हल करते समय गलतियों को करने के लिए ईमानदार रहना। तीसरा है सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसी शब्दावली का प्रयोग करना। और चौथा है अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। ये जो अभिसरण है ना, इनको हम अभिसारी उत्तर भी कह सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में कन्वर्जेंट आंसर कहेंगे, यानी कि अभिसारी उत्तर यानी कि अभिसरण उत्तर। यही वाले जो है ये तरीका सही नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ना, कन्वर्जेंट आंसर में इसमें आपका राइट रॉन्ग या ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन आते हैं। जैसे क्वेश्चन होगा उसका हाँ या नहीं में आप आंसर दे रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन सही नहीं माने जाते हैं। तो इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? कितना इजी क्वेश्चन है। इसमें से आपको ढूंढना है कि इमोशन कौन सा वाला है। पहला है स्मृति यानी कि मेमोरी, दूसरा है डर यानी कि फियर, तीसरा है ध्यान यानी कि अटेंशन, और चौथा है उत्तेजना यानी कि स्टिमुलस। अब इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने आपको समझाया था इमोशन क्या होता है। हमारे अंदर के जो भाव होते हैं, हमारे अंदर की जो इमोशन होते हैं, भाव होते हैं। जैसे किसी से प्रेम करना वो एक इमोशन है, जैसे रोना ये भी एक इमोशन है, क्योंकि रोना हमारे अंदर से आता है, हमारे अंदर के भाव होते हैं मन के, वो भी एक इमोशन है। ऐसे ही किसी से डर लगना यानी कि भय पैदा होना मन में, तो ये क्या है, ये सभी एक इमोशन होते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ पर आपको दिया है फियर यानी कि डर, तो बस आपको अपना आंसर मिल जाएगा। डर क्या है, एक संवेग है, सॉरी यानी कि इमोशन है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? पहला है बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित ज्ञान है। जी नहीं, सीमित ज्ञान नहीं कहेंगे, क्योंकि उसको ज्ञान तो काफ़ी सारा है ना। दूसरा है बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अनुभव पर, अपने अनुभव पर आधारित है। तीसरा है बच्चे ने गायों को कभी देखा ही नहीं है। और चौथा है बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर होगा कि जो बच्चे का जवाब है दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है, उसके खुद के ये एक्सपीरियंस हैं, इसीलिए वो ये चीज़ बता पा रहा है। तो इसीलिए सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ टीचर्स रोल। पहला है कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना है, यानी कि डिसिप्लिन को मेंटेन करना है। दूसरा है एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्यपुस्तक का पालन करना चाहिए।
यानी कि अ टीचर शुड अडेयर टू द प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक। और तीसरा है पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है। और चौथा है आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक हम कहेंगे कि जो एक बेस्ट टीचर होता है उसके अंदर सबसे अच्छी क्वालिटी ये वाली होनी चाहिए कि आराम के लिए जगह बनाना, यानी कि क्रिएटिंग अ रिलैक्स्ड स्पेस वेयर चिल्ड्रन लर्न थ्रू डायलॉग एंड इंक्वायरी, जहाँ पर बच्चे क्या कर सकते हैं, संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। यानी कि एक टीचर, बेस्ट टीचर वो नहीं होता है जो कि अपना पूरा नॉलेज जो है बच्चों के ऊपर उड़ेल दे रहा है, नहीं। बेस्ट टीचर वो होता है जो नॉलेज तो देता ही है, साथ ही साथ ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है कि जहाँ पर बच्चे अपने मन के क्वेश्चन टीचर से पूछ पाएँ। तो ऐसा हमको ऑप्शन 4 में दिख रहा है, इसीलिए 4th ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? यानी कि समृद्ध शिक्षा को कौन सी कक्षा प्रोत्साहित करती है? यानी कि रिच लर्निंग को। ठीक है, पहला है वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो ताकि सामग्री को लंबे समय तक चलाया जा सके। दूसरा है वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हों और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक यानी कि सेल्फ में रखी हों जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किए जा सकें। ये तो सही है, फिर भी अदर ऑप्शन को हम देख लेंगे। अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा जहां सामग्री को सप्ताह में एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर लाया जाता है। और चौथा है पाठ्यपुस्तक सामग्री द्वारा संचालित संरचित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा। तो देखिए, समृद्ध शिक्षा को जो प्रोत्साहित करेगी वो ऐसी क्लासरूम करेगी। कैसी क्लासरूम? जहाँ पर खुली गतिविधि कोने हों, यानी कि जहाँ पर बच्चे एक्टिविटीज़ कर सकें, ओपन एक्टिविटीज़, उनको कोई रोक टोक ना हो, और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य हों। आप जानते हैं ना, बाल साहित्य जो होते हैं चिल्ड्रन, जिन्हें हम कहते हैं चिल्ड्रंस लिटरेचर। बाल साहित्य जैसे आपने बचपन में पढ़े होंगे, चंपक है, चाचा चौधरी है, वो सब आते थे। तो ऐसे बाल साहित्य वाली चीज़ें होनी चाहिए, और वो ऐसी जगह पर होनी चाहिए जहाँ पर बच्चा जब मन करे दिन में किसी भी समय पढ़ सकता है। तो इसीलिए सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्यपुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन कर रहा है? बताइए। पहला है वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक हैं। दूसरा है वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एकरूपता बनाए रखते हैं। तीसरा है वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। और चौथा है वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा कौन सा कक्षा में पाठ्यपुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक होने चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। ये मैंने आपको करवा भी दिया है। तो ये किस चीज़ पर आधारित है ये पूछा है। इसने अपनी समझ डैश से प्राप्त करी है। इसका डायरेक्टली आप लोग आंसर कर देंगे। क्या होगा? कंस्ट्रक्टिविज्म यानी कि रचनावाद। ये रचनावाद पर आधारित है, जहाँ पर ये कहा जाता है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण खुद से कर सकते हैं। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि। कैसे समझेंगे कि बच्चे क्या है? मोटिवेटेड हैं। पहला है वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल में आएंगे, वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखेंगे, वे सभी उपस्थिति में नियमित हैं, या फिर वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। तो आप बच्चों को किस प्रकार से देखकर बता सकते हैं कि बच्चे मोटिवेटेड हैं यानी कि अभिप्रेरित हैं? तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, जब वो शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते होंगे, यानी कि उनके मन में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो टीचर से इजीली पूछ सकते हैं बिना हेजिटेशन के। तो हम समझेंगे कि वो बच्चे क्या है? मोटिवेटेड है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? पहला है नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। दूसरा है शिक्षक को विभिन्न उदाहरण और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। तीसरा है कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। और चौथा है शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। अब देखिए, कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे भी होंगे जहाँ पर आप लोग फंस सकते हैं,
यानी कि 4 के 4 ऑप्शन आपको पॉजिटिव लग सकते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ढूंढना है जो कि सही होगा। और मैंने आपको हमेशा बताया है, डेली लाइफ से रिलेटेड चीज़ें जब आती हैं, यानी कि रियल लाइफ सिचुएशन जहाँ पर आती हैं, वो ऑप्शन हमेशा राइट होता है। ठीक है, तो शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वो किस तरह की मदद करता है? पहला है बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, दूसरा है चुप्पी साधे रहने के लिए, तीसरा है शिक्षकों को निर्देश देने में, या फिर बच्चों को उनके पाठ रटकर याद करने में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि जो डिसिप्लिन होता है वो किस चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, यानी कि चिल्ड्रन टू रेगुलेट एंड मॉनिटर देयर ओन लर्निंग। ठीक है, तो ये CDP के 30 क्वेश्चन हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट पर, जो कि है आपका मैथ्स। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैथ्स को देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट देखेंगे। तो देखिए मैथ्स में सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए? पहला है गणितीय अवधारणाओं को समझना, दूसरा है गणितीय भाषा का विकास, तीसरा है गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता, और चौथा है तर्क कौशल का विकास। तो देखिए आपसे पूछा है कि द असेसमेंट ऑफ व्हाट चिल्ड्रन लर्न इन मैथमेटिक्स इन प्राइमरी क्लासेस शुड नॉट फोकस ऑन, किस चीज़ पर आपका फोकस नहीं होना चाहिए प्राइमरी क्लासेस में बच्चों को पढ़ाते हुए? तो ज़्यादा फोकस आपको इस चीज़ पर नहीं करना है कि गणित की समस्याओं का जवाब बच्चे सही सही दें, एकदम सटीकता से बच्चे आंसर देंगे, इस चीज़ पर आपने फोकस नहीं करना है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रारंभिक कक्षाओं में एक गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम किस प्रकार किया जाना चाहिए? आपको बताना इसका सीक्वेंस क्या होना चाहिए। पहला है चित्र बनाना, दूसरा है प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना, तीसरा है अनुभव प्रदान करना, और चौथा है भाषा के माध्यम से समझाना, यानी कि ड्राइंग पिक्चर्स यूजिंग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, तीसरा है प्रोवाइडिंग एक्सपीरियंसेस, एंड चौथा है एक्सप्लेनिंग थ्रू लैंग्वेज। तो आपको इसको सही सीक्वेंस में लगाना है। क्या होगा आपसे ये पूछा है, नीचे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, यानी कि इसमें नहीं ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर नहीं होगा। इसमें क्या होगा, चलिए हम पहले आंसर को करते हैं। सबसे पहले भाषा के माध्यम से समझाना ये आएगा, नहीं भाषा के माध्यम से समझाना तो बाद में आएगा। सबसे पहले इसमें क्या आएगा, हाँ प्रोवाइडिंग एक्सपीरियंसेस, अनुभव प्रदान करना, सबसे पहले ये रहेगा। उसके बाद भाषा के माध्यम से समझाएंगे, उसके बाद चित्र बनाना आएगा, एंड देन लास्ट में क्या आएगा आपका प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना। और ऐसा हमको कहाँ पर दिया हुआ है, हमको दिया है ऑप्शन सेकंड में, तो बस यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बच्चे ने नीचे दिखाए अनुसार दो संख्याएं घटाई। देखिए यहाँ पर इसने घटाया है, सब्ट्रैक्ट किया है। 83 में से 27 माइनस करके 64 इसने लिखा हुआ है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के घटाव सीखने का बोध कराता है, ये आपको बताना है। और ये मैथ्स की पेडागोजी का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। पहला है बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत धारणाएं हैं। आप जानते ही हैं ना स्थानीय मान क्या होता है, यानी कि जैसे कोई संख्या लिखी है उसका हम स्थानीय मान निकालते हैं, है ना, वो आप जानते ही हैं। तो इसमें यही कह रहा है कि बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत धारणाएं हैं। दूसरा है बच्चा नहीं जानता कि घटाना कैसे है। तीसरा है बच्चा 2 अंकों वाली संख्याओं के घटाव की प्रक्रिया जानता है। और तीसरा है यह एक गलती है और इसे बार बार अभ्यास करके सुधारा जा सकता है, यानी कि उसमें सुधार किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर जो बच्चे ने घटाया हुआ है, हम क्या कहेंगे कि उसे स्थानीय मान का पूरा नॉलेज अभी नहीं है, तो इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिगम और आकलन के चक्र के निम्नलिखित चरणों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन, दूसरा है शिक्षण अधिगम और आकलन की योजना बनाना और उसका संगठन, तीसरा है प्रगति रिपोर्ट का विकास, और चौथा है बच्चों के अधिगम और प्रगति की प्रतिपुष्टि की रिपोर्टिंग और उसका संचार करना।
तो आपको बताना है कि अधिगम और आकलन यानी कि जो आपका लर्निंग और असेसमेंट होता है उसकी साइकिल के इन चरणों को आप क्या कीजिए, व्यवस्थित कीजिए, सीरियल से लगाइए। ये आपसे पूछा है। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा इसमें, सबसे पहले आपका शिक्षण, अधिगम और आकलन की योजना बनाई जाएगी। आप जानते हैं पहले क्या किया जाता है, योजना बनाई जाती है, प्लानिंग करी जाती है और साथ में ऑर्गेनाइजेशन होता है, संगठन होता है। उसके बाद शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन करेंगे यानी कि इंटीग्रेटेड टीचिंग लर्निंग इंटीग्रेटेड विद असेसमेंट, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, डेवलपिंग प्रोग्रेस रिपोर्ट यानी कि प्रगति रिपोर्ट बनाएंगे और लास्ट में क्या करेंगे, बच्चों के अधिगम और प्रगति की प्रतिपुष्टि की रिपोर्टिंग और उसका संचार करेंगे। तो लास्ट में आपका फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा जो कि हमको ऑप्शन 1 में दिख रहा है, इसीलिए ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जा सकता, क्यों नहीं किया जा सकता ये पूछा है। पहला है रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल होता है। दूसरा है रोमन अंकों को याद करना मुश्किल है। तीसरा है रोमन अंकों का उपयोग करके संख्याओं को बनाना एक जटिल कार्य है। और चौथा ऑप्शन है बच्चे अंग्रेजी वर्णमाला और रोमन अंकों में भ्रमित हो जाते हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर आपको क्या लग रहा है। आप जानते हैं ना रोमन अंक क्या होते हैं, रोमन न्यूमरल जिनको हम कहते हैं, जैसे 1 को ऐसे लिखा जाता है, 2 को ऐसे लिखा जाता है, 3 को ऐसे लिखा जाता है, 4 को ऐसे लिखा जाता है। तो ये हमारे क्या होते हैं, रोमन नंबर होते हैं। और आप जानते हैं ये जो रोमन अंक होते हैं ना, इनका स्थानीय मान निकालना ईजी नहीं होता है। आप इनका स्थानीय मान नहीं निकाल सकते क्योंकि स्थानीय मान हम किनका निकालते हैं, जो हमारे न्यूमरल्स होते हैं 1 2 3 4 5 ये वाले नंबर, ठीक है। रोमन अंकों का हम स्थानीय मान नहीं निकाल सकते, तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा कि रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल होता है। हमेशा जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो रोमन अंक नहीं बल्कि जो हमारे न्यूमरल्स होते हैं उनसे करते हैं, है ना। तो इसीलिए रीज़न ही ये होता है कि इसका हम स्थानीय मान नहीं निकाल सकते हैं, तो इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझने के लिए प्रोत्साहित करता है। अपने छात्रों के साथ ऐसी गतिविधि करने के पीछे शिक्षक का सबसे उचित उद्देश्य क्या होगा, उनका एम क्या होगा इस एक्टिविटी के पीछे। पहला है यह एक बहुत ही रोचक गतिविधि है जिसे आकार की अवधारणा को पुनः देखने के लिए खाली समय में किया जा सकता है। दूसरा है बच्चे अपनी भाषा में वस्तुओं को समझाने का आनंद लेते हैं कि वे डम्ब सराट्स खेलने का आनंद लेते हैं। तीसरा है यह बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है जो आकारों के बारे में उनकी समझ को गहन बनाता है। जी हाँ, यही इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित, यानी कि एक दुकानदार जो कि अशिक्षित है तो उसके द्वारा उपयोग किया जाने वाला गणित कक्षा में उपयोगी नहीं है, सभी गणितीय समस्याओं को हल करने में उपयोगी है, उसमें स्पष्टता और बहुत कम स्तर की शुद्धता है, या फिर इनकी संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। टीचर को क्या करना चाहिए, क्लासरूम में चर्चा करनी चाहिए ताकि इन फ्यूचर अगर कभी बच्चे ये सारे काम करते हैं तो उनको कन्फ्यूज़न ना हो। इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए इसके बारे में डिस्कशन क्लासरूम में करा जाना चाहिए एज अ टीचर, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के एक विषम समूह को कैसे संभालना चाहिए। पहला है एक ही क्षमता वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर और उनकी क्षमता के अनुसार प्रश्न दे करके। दूसरा है एक ही कक्षा में सभी बच्चों को एक साथ समूहित रखकर। तीसरा है अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर ताकि वे एक दूसरे से सीख सकें। और चौथा है कि कम क्षमता वाले बच्चों के अनुसार कक्षा में प्रश्न हल करके और उच्च क्षमता वाले बच्चों को जटिल प्रश्न गृह कार्य के रूप में दे करके। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा कि अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ समूह में आप काम दीजिए ताकि वो बच्चे एक दूसरे से इजीली सीख सकें, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि, किस लिए किए गए हैं? पहला है गणना के लिए बच्चों को लघु विधियां बताई जाएं, या विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धि बढ़ाई जाए, या फिर बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए, या फिर वर्ष के अंत में परीक्षाओं के लिए बच्चों को तैयार किया जाए। तो इसका राइट आंसर होगा आपका बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए, यानी कि टू डिफाइन क्लास वाइज कॉम्पिटेंसेस एंड स्किल्स टू अचीव्ड बाय चिल्ड्रन। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है, कौन सा वर्क ऐसा है जो कि एक एक्टिविटी भी है? पहला है शिक्षक समझाते हैं कि प्रश्न हल कैसे करें, बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन करना यानी कि उसको बार बार दोहराना, तीसरा है बच्चों द्वारा श्यामपट्ट से नकल उतारना, और चौथा है बच्चों का अन्वेषण में लगना यानी कि चिल्ड्रन इंगेज्ड इन एक्सप्लोरेशन, जहाँ पर बच्चे खुद से एक्सप्लोर कर रहे हैं, खुद से काम कर रहे हैं, खुद से एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, दैट इज कॉल्ड क्या? एक्टिविटी विद वर्क। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है? कौन सा नहीं है पूछा है। पहला है एक एक संगतता यानी कि 1-to-1 करस्पॉन्डेंस, ये तो है। सीरिएशन क्रमबद्धता भी ठीक है। ग्रुप क्रिएटिंग ये भी सही है, लेकिन संख्या का नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना ये यहाँ पर आवश्यक नहीं है, इसीलिए यही इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बच्चे से यह पूछने पर कि क्षेत्रफल क्या है, उसने लंबाई गुणा चौड़ाई उत्तर दिया। क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में, बच्चे की समझ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पहला है बच्चे को क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। दूसरा है बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया है। जी हाँ, यही इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, इसीलिए उसने बोला क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मैथ सीखने के संदर्भ में कौन सा सही कथन है, ये आपसे पूछा है। पहला है गणित सीखने के लिए एक कठिन विषय है। आमतौर पर लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं। हर कोई गणित सीख सकता है। गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा गणित को हर कोई सीख सकता है, चाहे वो लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे ट्रांसजेंडर हो यानी कि थर्ड जेंडर हो। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। एवरीबडी कैन बी लर्न मैथमेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की है जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया था और बच्चे को त्रिभुज की भुजाओं के बारे में संबंध खोजने के लिए कहा जाता है। तो उपर्युक्त परिस्थिति में शिक्षक ने क्या प्रयोग किया है? इंडक्टिव मेथड आगमन विधि, या डिडक्टिव मेथड निगमन विधि, लेक्चर मेथड यानी कि व्याख्यान विधि, और चौथा है लेबोरेटरी मेथड यानी कि प्रयोगशाला विधि। मैंने कल ही एक वीडियो अपलोड करी थी फ्रेंड्स, जिसमें मैंने आपको सारी टीचिंग मेथड्स करवाई हुई हैं। एक बार उसे आप डीपली समझ सकते हैं क्योंकि वहाँ से आपको इन सारी विधियों के बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका आगमन विधि यानी कि इंडक्टिव मेथड। ठीक है, शिक्षक ने इसमें क्या किया है? इंडक्टिव मेथड को यूज़ करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकल्पना मानचित्र यानी कि कॉन्सेप्ट मैप के बारे में सत्य नहीं है? पहला है संकल्पना मानचित्र अंतर संबंधित अवधारणाओं और उन्हें जोड़ने वाले लिंक का संग्रह प्रस्तुत करता है, ये तो सही है। संकल्पना मानचित्र प्रकृति में पदानुक्रमित है, हायरार्किकल इन नेचर है, ये भी सही है। संकल्पना मानचित्र नए शिक्षण को पूर्व ज्ञान से जोड़ने में हेल्प करता है, ये भी सही है। लेकिन संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाता है, ये यहाँ पर सही नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स जो आपके कॉन्सेप्ट मैप होते हैं ना, संकल्पना मानचित्र, उन्हें शिक्षक भी बना सकते हैं, स्टूडेंट भी बना सकते हैं, जो बच्चा कभी स्कूल नहीं गया वो भी बना सकता है, कोई भी बना सकते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट मैप होते क्या हैं? जैसे हम कोई भी कॉन्सेप्ट अगर पढ़ रहे होते हैं तो उससे रिलेटेड एक मैप हम अपने दिमाग में क्रिएट कर लेते हैं, वही मैप हमारा कहलाता है कॉन्सेप्ट मैप। तो इसीलिए सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा।
तो अब हम सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स हिंदी का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो ये हिंदी के क्वेश्चन है आपके सामने, हिंदी जो आपका लैंग्वेज आता है। पहला है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक ज़रूरी क्या है? पहला है, भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान ज़रूरी है, या कक्षा में रंगीन पाठ्यपुस्तकें ज़रूरी हैं, या फिर कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश ज़रूरी है, या फिर कक्षा में लिखित आकलन ज़रूरी है। तो देखिए क्लासरूम में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसमें क्या होगा? कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश, ठीक है। और ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी काफ़ी बार कराया है, जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ करी थी उसमें ये बहुत बार रिपीट हुआ है। प्रिंट समृद्ध परिवेश सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है क्लासरूम में। वो इसलिए फ्रेंड्स क्योंकि प्रिंट समृद्ध परिवेश मतलब क्या होता है ना, कि क्लासरूम में आपने देखा होगा बहुत सारे चार्ट होते हैं, या फिर मॉडल वगैरह लगाए जाते हैं, या फिर आजकल तो स्कूल की बिल्डिंग को ऐसा बनाया जाता है पेंट से ही, उसमें कुछ ना कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी जाती हैं एजुकेशन से रिलेटेड, जो कि बच्चों के काम आती हैं। तो वही जो हमारा परिवेश होता है ना, एनवायरनमेंट होता है, उसी को हम कहते हैं प्रिंट समृद्ध परिवेश, ठीक है। और इसके लिए एक टर्म यूज़ किया जाता है, उस टर्म का नाम है BALA, बाला। बाला का फुल फॉर्म होता है बिल्डिंग एज लर्निंग एड, यानी कि स्कूल की बिल्डिंग को लर्निंग का एक तरीका बनाना, इट इज़ कॉल्ड बिल्डिंग एज लर्निंग एड। और इसका फुल फॉर्म आपसे सीटेट में पहले भी पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ क्या है? पहला है, बच्चों को बोलचाल की भाषा न सिखाई जाए। दूसरा है, बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए। तीसरा है, बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। और चौथा है, बच्चों के भाषाई अनुभवों को कक्षा के बाहर रखा जाए। तो देखिए आप जानते ही हैं, जब कोई बच्चा स्कूल में आता है, अगर उसे कुछ भी नहीं आता है अपने घर से, एटलीस्ट उसको अपने घर की लैंग्वेज बोलनी तो आती ही है। तो उस लैंग्वेज को स्कूल में सम्मान देना है, उसका क्या करना है? बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग करना है, ठीक है। तो 3rd ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? बताइए, आप किस चीज़ को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं भाषा सिखाने के लिए? संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक अंतःक्रिया, दृश्य श्रव्य सामग्री, या फिर बाल साहित्य? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक अंतःक्रिया, यानी कि सोशल इंटरेक्शन। अगर आप किसी बच्चे को भाषा सिखाना चाह रहे हैं, लैंग्वेज सिखाना चाह रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि बच्चा जो है किसी अन्य व्यक्ति के साथ भाषा को बोल सके, उसकी भाषा को सुन सके और अपनी भाषा को उसके सामने प्रेजेंट कर सके। इससे क्या होगा? इंटरेक्शन होगा लोगों के बीच में बच्चे का, और इससे बच्चा भाषा को स्ट्रांगली सीख जाएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं सोशल इंटरेक्शन इज़ मस्ट फॉर लैंग्वेज लर्निंग, ठीक है। तो 2nd ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? पहला है, कविता सुनना और शब्दशः उसको लिखना, यानी कि कविता को सुनना और जैसे जैसे सुन रहे हैं उसको लिखते जाना। दूसरा है, कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तरों को लिखना। तीसरा है, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। और चौथा है, सुनी गई कहानी को शब्दशः लिखना, यानी कि जो कहानी आपने सुनी उसको आप सीधे सीधे लिख रहे हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा है, सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका, और सबसे अच्छा तरीका होगा सुनी गई कहानी को जब बच्चे अपने शब्दों में लिखेंगे, तो आपको पता लगेगा कि बच्चे जो हैं कितना सुन सकते हैं और कैसा लिखते हैं। तो आकलन करने के लिए ये सबसे बेस्ट मेथड रहेगी। तो 3rd ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों, शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि? क्या दर्शाता है? जब बच्चा क्या कर रहा है, बार बार शब्दों या वाक्यों को दोबारा दोबारा रिपीट करके बोल रहा है, तो हम क्या कहेंगे उसको? ये आपसे पूछा है। पहला है, वह पढ़ने में अधिक समय लेता है। दूसरा है, वह अटक अटक करके पढ़ता है। तीसरा है, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। और चौथा है, उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है। तो इसका राइट आंसर होगा कि वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए शब्दों को या वाक्यों को बार बार रिपीट करके पढ़ रहा है। तो 3rd ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है, असेसमेंट का उद्देश्य क्या नहीं है पूछा है। पहला है, बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना। दूसरा है,
भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना। तीसरा है भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना। और चौथा है बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना। तो हिंदी भाषा में आकलन का क्या उद्देश्य नहीं है? आकलन का ये उद्देश्य नहीं होता है फ्रेंड्स कि आप भाषागत त्रुटियों को ही मार्क किए जा रहे हैं, सिर्फ त्रुटियों पर आपका फोकस है, ये चीज़ नहीं करनी है। इसीलिए फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? पहला है बहुत प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएं। दूसरा है नैतिक मूल्यों वाली कहानी कविताएं। तीसरा है बहुतायत में दिए गए अभ्यास कार्य। और चौथा है हिंदी भाषा को विविध रूप में देने वाली रचनाएं। तो आपसे पूछा है कि किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण आप मानते हैं, तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हम मानते हैं हिंदी भाषा को विविध रूप में देने वाली रचनाएं। तो इसीलिए फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं संसाधन के रूप में काम करती हैं, शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती है, आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती है, या भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती है। तो देखिए बहुभाषिक कक्षा आप जानते ही हैं जिसे हम कहते हैं मल्टीलिंगुअल क्लासरूम, यानी कि बहुभाषिक कक्षा जहाँ पर अनेक भाषाएं बोलने वाले बच्चे आते हैं। आप जानते ही हैं स्कूल के बाहर की दुनिया हर बच्चे की अलग अलग होती है। घर में जाकर के बच्चा अलग अलग लैंग्वेज बोलता है, स्कूल में अलग तरीके से बोल सकता है। घर में बच्चे का रिएक्शन अलग होता है, स्कूल में अलग होता है। हर बच्चे की संस्कृति अलग होती है, स्कूल की बाहर की दुनिया सबकी अलग होती है, ये आप जानते ही हैं। लेकिन जब बच्चा स्कूल में एंटर कर गया है ना, तो सभी बच्चों को एक समान रूप से बिना भेदभाव के पढ़ाना ये काम होता है शिक्षक का। और इसी को हम कहते हैं समावेशी शिक्षा, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन। तो ये जो विभिन्न भाषाएं बोलने वाले बच्चे क्लासरूम में आते हैं, उन बच्चों के लिए आप क्या कहेंगे? वो जो उनकी अलग अलग भाषाएं हैं, क्या वो लर्निंग में एक बाधक का काम करती हैं या फिर वो लर्निंग में हेल्प करती हैं? तो हम कहेंगे कि लर्निंग की प्रोसेस में वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं और उनको हम एक संसाधन के रूप में मानते हैं, यानी कि इसे हम एक रिसोर्स के रूप में मानते हैं। ठीक है, तो बच्चों की जो अलग अलग भाषाएं होती हैं उनको स्कूल में आकर उन भाषाओं में बात करने दिया जाए और उनसे कहा जाए कि आप खुद को इसी लैंग्वेज में एक्सप्रेस करो, ताकि जितने भी बच्चे हैं वो एक दूसरे की लैंग्वेज को सुने और उसको भी सीख पाएँ। तो इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है। पहला है भाषा की पाठ्यपुस्तकें, दूसरा है भाषा का लिखित आकलन, तीसरा है भाषा का उपलब्ध परिवेश और चौथा है भाषा की जटिल संरचनाएं। तो देखिए, भाषा सीखने और अर्जित करने में सबसे ज़्यादा अंतर होता है भाषा का उपलब्ध परिवेश। आप बच्चे को जैसा परिवेश देंगे, जैसा वातावरण देंगे, वैसी भाषा बच्चा सीख जाएगा। ये आप जानते ही हैं, एक बच्चा है जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट में जन्मा है और एक बच्चा है जो इंग्लिश स्पीकिंग स्टेट में जन्मा है। तो जो इंग्लिश स्पीकिंग स्टेट में जन्मा है ना, उसके आसपास इंग्लिश ही बोली जाती होगी और बच्चा इंग्लिश में एकदम प्रोफिशिएंट हो जाएगा। और अगर हिंदी वाले बच्चे की बात करें तो उसके आसपास हिंदी लैंग्वेज बोली जाती होगी, तो बच्चा हिंदी लैंग्वेज में एकदम प्रोफिशिएंट हो जाएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं भाषा को सीखने और अर्जित करने में सबसे ज़्यादा जो अंतर होता है वो होता है भाषा का उपलब्ध परिवेश। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब लास्ट में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहूँगी जिससे आपका सीटेट का पेपर ज़रूर क्वालिफाई होगा। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैंने सारे सब्जेक्ट के टैग वर्ड्स आपको करवाए हुए हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये हिंदी का टैग वर्ड है, ये आपका मैथ्स के टैग वर्ड्स हैं। ठीक है, ऐसे ही आपको CDP का मिल जाएगा, उसके नीचे EVS का मिल जाएगा। और देखिए, ये टैग वर्ड ना ऐसे ही नहीं बने हैं, ये आपको सही में काम आएंगे पेडागोजी सॉल्व करने में। और आप देख सकते हैं 1.5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स इनको देख भी चुके हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा असरदार तरीका है फ्रेंड्स सीटेट को क्रैक करने का। और एंड टाइम पर आपको ये ज़रूर करने होंगे। सारे सब्जेक्ट के हैं, देख लीजिए, इंग्लिश का भी मैंने आपको करवाया हुआ है, साइंस, SST सब मिल जाएगा आपको यहाँ पर। बेसिकली ये चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, ये संस्कृत का आप देख लीजिए। अगर आप चाहें तो यूट्यूब पर सर्च करके भी देख सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अदरवाइज़ आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टैग वर्ड की प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप इन टैग वर्ड्स की वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर आपको इनके PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम पर मैंने सारे सब्जेक्ट के टैग वर्ड की PDF शेयर कर दी हैं। ठीक है,
तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसलिए ये चीज़ें आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और किस तरीके से आप तुक्का लगा सकते हैं उसके लिए आप ये वाली वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैंने कुछ साइंटिफिक ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करी हैं जिनका यूज़ करके लाखों अभ्यर्थी सीटेट को पहले भी क्वालिफाई कर चुके हैं और अभी भी आपको ये उतना ही बेनिफिट देगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था फ्रेंड्स। बाकी आप सभी के एग्ज़ाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से अपना एग्ज़ाम दीजिएगा और लास्ट टाइम पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिवीजन करना। तो जितना भी अभी तक आपने पढ़ा हुआ है, जितना भी आपके पास नोट्स होगा, उसको आप ज़रूर रिवाइज़ करके जाइएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में वही चीज़ें काम आएंगी जो आपने रिवीजन करके अपने दिमाग में याद करी होंगी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। और कल जब आपका पेपर हो जाएगा उसके बाद प्लीज़ आप लोग टेलीग्राम पर अपना क्वेश्चन पेपर ज़रूर भेजिएगा, क्योंकि हम उसका एनालिसिस करेंगे, पेपर 1 का भी और पेपर 2 का भी, सारे सब्जेक्ट का। ठीक है, तो कल एनालिसिस के लिए रेडी रहिएगा और एग्ज़ाम के लिए आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट।